हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 की हिंदी व्याकरण में। आज हम पढ़ेंगे शब्द विचार। इससे पहली क्लासेस में आप पढ़ चुके हैं वर्ण विचार। तो शब्द विचार क्या होता है? आपने भाषा, लिपि और व्याकरण पढ़ा। भाषा कैसे बनती है, लिपि जो है किसी भी भाषा की जो लिपि होती है। इससे पहले आपने वर्ण पढ़ा। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। मनुष्य जो है कुछ ध्वनियों के साथ उत्पन्न होता है। उन ध्वनियों को जब आपने लिखा, उसको जब आप लिखित रूप में देखते हैं तो वो आपके वर्ण कहलाते हैं। इन वर्णों को जब आप एक सूचीबद्ध एक निश्चित क्रम में रखते हैं, ये वर्णमाला कहलाती है। वर्ण का आपने डिटेल में पढ़ लिया था। तो वर्णों से मिलकर के शब्द बनते हैं, शब्द से मिलकर वाक्य और वाक्य से मिलकर के आपकी भाषा बनती है। तो इस प्रकार से आपका भाषा का निर्माण होता है। हिंदी व्याकरण में भाषा का बहुत ही जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। यहाँ पर शब्द और वर्ण आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। तो देखिए शब्द क्या होते हैं, आप जानते हैं सबसे छोटी इकाई वर्ण है। वर्ण को आप पढ़ चुके हैं। शब्द जो है आपके वर्णों के मेल से बने होते हैं, यानी कि आपके पास कोई भी शब्द है उसमें कुछ ना कुछ वर्ण होंगे। जैसे बस, यहाँ एक शब्द लिखा है तो बस शब्द आपका ब और स वर्ण से मिलकर बना है। और आपको ये भी बताया था कि ये जो बस है, इसमें जो है आपके पास बस जो ये लिखा है ना, ये किन किन वर्णों से मिलकर ब धन अ, ब भी आपका ब और अ से मिलकर बना होता है। और स भी आपका स हलंत के साथ धन अ से मिलकर बना होता है। तो ये इसका हमने क्या किया है, वर्ण विच्छेद कर दिया है इस शब्द का। ऐसे ही भेड़िया शब्द भी यहाँ पर अलग अलग वर्णों से मिलकर बना है। इसका वर्ण विच्छेद नीचे किया ही है। तो देखिए ऊपर बस, भेड़िया और खरबूजा पढ़ने से उनका अर्थ समझ में आ रहा है। ये शब्द हैं और ये निम्नलिखित ध्वनियों से मिलकर बने होते हैं या वर्णों से मिलकर बने होते हैं। तो इनका वर्ण विच्छेद आपको यहाँ पर दिया है। भ, ये हलंत के साथ धन ए, धन ड़, धन इ, इसमें छोटी ए की मात्रा है। फिर य, धन आ, या हो जाएगा। ऐसे ही ख, धन अ, ये आपका हलंत के साथ आएगा। और देखिए यहाँ पर बड़ी ऊ की मात्रा है और यहाँ आ की मात्रा है, तो इनमें आपने बड़ी ऊ और आ जोड़ दिया है। ठीक है। तो उपयुक्त सभी सार्थक शब्द समूह हैं यदि हम इन वर्णों को इधर उधर कर दें। अब देखिए शब्द का मतलब ये नहीं है कि किसी भी वर्ण को आपने मिलाया और वो आपका शब्द बन गया है। नहीं, आपने दो वर्णों को मिलाया। उन वर्णों को मिलाने के बाद आपके पास जो शब्द मिलेगा, जो शब्द आपको बनेगा, उसका कुछ ना कुछ अर्थ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने शब्द बना दिया और कोई अर्थ ही नहीं निकला, तो उसका कोई जो है वो शब्द नहीं कहलाएगा। इसीलिए वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। तो अब परिभाषा लिखेंगे वर्णों के सार्थक मेल को, यानी कि सार्थक यानी कि जिसका कुछ ना कुछ अर्थ होता है उसे हम सार्थक कहते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए एक शब्द आपको लिखा है खरबूजा। देखिए बस को अलग उल्टा करेंगे तो ये तो आपको यहाँ सब मिल जाएगा, इसका भी अर्थ निकल जाता है। लेकिन खरबूजा, खरबूजा, खरबूजा शब्द के वर्णों को यदि आप आगे पीछे कर दें, र को आगे लिखें और इस प्रकार से इन शब्दों को उलट पलट दें, तो यहाँ पर रख जाबू ये जो है एक नया शब्द बन गया है। क्या इसको आप शब्द कहेंगे? ये आपका शब्द नहीं है, बल्कि ये आपका शब्द नहीं है, लेकिन इन्हीं वर्णों से बना ये शब्द है, क्योंकि इसका एक अर्थ निकल रहा है। अब देखिए वही वर्ण यहाँ पर भी प्रयोग किए गए हैं। र का प्रयोग यहाँ भी हुआ है, यहाँ भी हुआ है। ख का प्रयोग यहाँ भी है और यहाँ भी है। इसी प्रकार बू का प्रयोग और जा का प्रयोग दोनों में हो रहा, लेकिन फिर भी ये शब्द नहीं है, क्योंकि इसका कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा है। अर्थात शब्द बनने के लिए आपको उसके अर्थ का भी होना आवश्यक है। सार्थक अर्थ होना चाहिए, सार्थक मेल होना चाहिए उनका। ठीक है ना। तो यहाँ पर खरबूजा शब्द आपका शब्द है और वर्ण विच्छेद इस प्रकार से किया जाता है। तो आप लिखेंगे वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। ठीक है। तो आपने वर्ण विचार में आपने पढ़ा था, वर्णों के भी भेद आपने पढ़े थे। इसी प्रकार से शब्दों के भी भेद होते हैं। शब्दों के भेद हेडिंग डालेंगे, शब्दों के भेद। तो आप शब्द में लिखेंगे कि वर्णों के शब्द हेडिंग डाल करके इस प्रकार से लिखेंगे और फिर उदाहरण आप लिखेंगे। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहा जाता है। शब्दों के भेद, चलिए।
तो आपको इतना जानना बहुत आवश्यक है कि हम ध्वनियों के साथ उत्पन्न होते हैं। ध्वनि या वर्ण कहते हैं। वर्ण, वर्णों का मेल शब्द बनाता है और शब्दों का जब मेल होता है उससे आपके वाक्य बनते हैं और वाक्यों का जब मेल होता है उससे आपकी भाषा बनती है। तो इससे प्रॉपर आपकी भाषा बनती है। तो सबसे छोटी इकाई आपकी वर्ण है, फिर शब्द है, फिर वाक्य है और फिर आपकी भाषा बन जाती है। ठीक है, तो इतना समझना आवश्यक है। शब्द सार्थक, वर्णों के सार्थक मेल को, ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर सार्थक शब्द, इस पर आप फोकस करेंगे। सार्थक क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि आपने कुछ भी वर्ण मिला दिया आपस में और वो आपका शब्द बन गया है। शब्द बनने के लिए उस आपके पास क्या होना चाहिए? आपके पास उसका कुछ ना कुछ अर्थ होना चाहिए, तभी जाकर के वो आपका शब्द कहलाता है। चलिए इसको आप लिखिएगा। शब्द की परिभाषा लिखिए और उसके उदाहरण भी आप लिखेंगे और साथ में इसके वर्ण विच्छेद पर भी आप यहाँ पर ध्यान देंगे। वर्ण विच्छेद भी यहाँ पर किया गया है। तो इन 3 शब्दों को लिखिएगा, बस, भेड़िया और खरबूजा। खरबूजा, इन तीनों शब्दों को लिखेंगे और देखिए ब जो शब्द है वो ब और अ के मेल से बना है। ब हलंत के साथ है और धन इसमें अ जुड़ा हुआ है। किसी भी व्यंजन में आपका अ स्वर जुड़ा होता है। व्यंजन की परिभाषा जैसे कि आपने इससे पहले पढ़ा कि व्यंजन स्वर और व्यंजन से मिलकर बना होता है। व्यंजन आपका स्वतंत्र रूप में हलंत के साथ होता है और जब उसमें अ स्वर जुड़ा होता है तो तब जाकर के आप उसको, जैसे आप पढ़ते हैं ना क ख ग घ अंग, तो तब जाकर के वो आपको मिलता है। ब जो है ऐसे ही नहीं, उसमें अ स्वर जुड़ा है। इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो स्वर अलग हो गया है और वर्ण अलग, व्यंजन अलग हो गया है। तो जिस प्रकार से वर्णों के भेद किए हैं आपने, वर्णों के 2 भेद हुए हैं जिनमें आपके स्वर और व्यंजन आते हैं। हमने फिर स्वरों के व्यंजन, वर्णों वर्ग भी पढ़े, उसके भेद भी पढ़े और साथ में व्यंजनों के भी भेद हमने पढ़े। चलिए अब आप देखिए, ये भी आप लिख लेंगे नोट करके कहीं पर। ठीक है, अब देखिए ऐसे ही आपके स्वरों के भी, शब्दों के भी भेद हुए हैं। 3 आधारों पर शब्दों को भी बांटा गया है। वो कौन कौन से आधार हैं? सबसे पहला है आपका उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा है आपका बनावट के आधार पर और तीसरा है आपका प्रयोग के आधार पर। अर्थात शब्दों को भी हमने 3 आधारों पर बांटा गया है। उत्पत्ति यानी कि शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, बनावट कैसी है और उसका प्रयोग किस प्रकार से हो रहा है, इसी आधार पर इसकी जो है, इसके 3 भेद हुए हैं। 3 भेदों में इसको बांटा गया है। तो हेडिंग डालिएगा उत्पत्ति के आधार पर, बनावट के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। अब पहली हेडिंग डालेंगे उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के निम्नलिखित भेद हैं। उत्पत्ति के आधार पर भी शब्दों को अलग अलग जो है भेद हैं। पहला है तत्सम शब्द, दूसरा शब्द है आपका तद्भव, देशज और विदेशी। देशज और विदेशी। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद हो गए, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। ठीक है, तो पहले इसे लिखिएगा फिर हम जानेंगे तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द क्या होते हैं। मोटे तरीके से बता दूं कि तत्सम शब्द हिंदी, संस्कृत भाषा के शब्द होते हैं जिनको हिंदी में आप प्रयोग करते हैं, जैसे का तैसा, ज्यों का त्यों हिंदी में प्रयोग किया जाता है। तद्भव शब्द वो होते हैं जो संस्कृत भाषा के शब्द हैं लेकिन हिंदी में इनको थोड़ा सा इनमें परिवर्तन करने के बाद इनका प्रयोग किया जाता है। देशज जो आपके क्षेत्रीय भाषा होती है उनसे कुछ शब्द लिए जाते हैं, उनको हिंदी में प्रयोग किया जाता है, ये आपके देशज। और कुछ ऐसे विदेशी शब्द हैं जिनको हम हिंदी में प्रयोग करते हैं, वे आपके विदेशी शब्द हैं। तो इस प्रकार से जो है आपके ये शब्द आ जाते हैं। तो पहले आप इसको लिखिएगा कि शब्दों के भेद, फिर भाषा को, हिंदी भाषा में शब्दों को 3 आधारों पर बांटा गया है। पहला उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा बनावट के आधार पर और तीसरा प्रयोग के आधार पर। चलिए जल्दी से नोट करें।
तो यहाँ देखिए तत्सम शब्द क्या होता है। तत्सम शब्द संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों अर्थात बिना किसी परिवर्तन के प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर कर्ण, दधि, दुग्ध आदि। आपने कई बार हिंदी भाषा में इस प्रकार के शब्दों को भी देखा होगा जो आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि कर्ण हो गया, दही हो गया, दुग्ध हो गया। इन शब्दों को आप हिंदी भाषा में भी प्रयोग करते हैं। तो हमने क्या कहा, भाषा को दो आधारों पर बांटा गया, सॉरी 3 आधारों पर बांटा गया है। उत्पत्ति, बनावट और प्रयोग के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर भी हमने कहा इसके 4 भेद हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। तत्सम जिसमें संस्कृत भाषा के शब्द, यानी कि ये जो शब्द हैं ये संस्कृत भाषा के ही शब्द हैं, लेकिन हिंदी भाषा में इसको ज्यों के त्यों इनको प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, ज्यों के त्यों इनको प्रयोग में लाया जाता है, इसलिए इनको कहा जाता है तत्सम। तत्सम जैसा है वैसा ही प्रयोग किया जाता है, और हैं ये संस्कृत भाषा के ही शब्द हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट है आपका तद्भव शब्द। तद्भव शब्द क्या होते हैं, जैसा कि मैं आपको इससे पहले भी बता चुकी हूँ। तद्भव शब्द संस्कृत भाषा के वे शब्द जो कुछ बदले हुए रूप में हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, यानी कि इनको आप थोड़ा सा परिवर्तित कर देते हैं। पहले हमने कहा कर्ण, कर्ण कान को कहा जाता है। यहाँ हमने कहा, वहां आपने कहा दधी, यहाँ हम कह रहे हैं दही। दुग्ध कहा और यहाँ हमने उसी शब्द को दूध में, वहां कर्ण था यहाँ हमने कान कह दिया, वहां दधी था यहाँ हमने दही कह दिया, वहां दुग्ध था हमने दूध कह दिया। अब शब्द वही हैं, अर्थ उसका सेम है, लेकिन इनमें हमने परिवर्तन कर दिया है। ऐसे शब्द आपके क्या कहलाते हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कुछ तत्सम और तद्भव शब्द हैं, उन्हीं के तद्भव हैं, यानी उन्हीं में कुछ परिवर्तन किया गया है, उन्हीं शब्दों में यहाँ पर कुछ परिवर्तन हुआ है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं सूर्य है, सूर्य तत्सम शब्द है, अर्थात ये संस्कृत भाषा का शब्द है। सूर्य का तद्भव यानी कि ये परिवर्तित रूप में कैसे आया, इसको अब हम सूरज कहते हैं। ठीक है, दूसरा आपका संस्कृत भाषा में स्वर्ण कहा जाता है सोने को। अब इसका तद्भव रूप क्या हो गया है, सोना। इसका आर्थिक जो इसका तद्भव रूप है वो आपका सोना हो गया। जैसा कि दही, दही को कहा जाता है संस्कृत में, और ये आपका ये भी प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ पर हम इसमें परिवर्तन करके इसको दही कहते हैं। हस्त आपका संस्कृत भाषा का शब्द है, इसका मीनिंग इसको बदल करके हमने हाथ कहा। ग्राम का मतलब गांव से है, तो यहाँ पर हम ग्राम को गांव कहेंगे। ठीक है, और इसके बाद देखिए ग्राम का गांव हो जाएगा। रात्रि शब्द रात के लिए कहा जाता है, तो ये आपका संस्कृत भाषा का शब्द है, और ये आपका हिंदी में तद्भव रूप में प्रयोग किया गया है। दंत का मतलब दांत से है, तो ये तत्सम शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है, और इसी को परिवर्तित करके हमने दांत लिख दिया। मुख शब्द आपका तत्सम है, और इसी को हमने मुंह बोल दिया। घोटक शब्द आपका घोड़ा के लिए, ये तत्सम शब्द है, संस्कृत भाषा के शब्द हैं, इसको हम घोड़ा कहेंगे। सर्प आपका सांप को कहा जाता है, और ये तत्सम रूप है, और ये इसका सांप इसका तद्भव रूप है। आम्र यहाँ पर आम को कहा जाता है, और ये संस्कृत, आप देखिए अर्थ तो हम इसका इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हम इसकी भाषा को जानते हैं। ठीक है, हमने बाद में इसको आम कह दिया है ना, इसको हमने बदल करके आम कहा। दुग्ध दूध को कहा जाता है संस्कृत में, और इसमें परिवर्तन करके अब हम इसको तद्भव रूप में क्या कहते हैं, दूध कहते हैं। इसी प्रकार से मयूर आपका तत्सम शब्द है, और इसी को हमने परिवर्तित कर दिया, इसमें थोड़ा सा चेंज लाए तो ये मोर हो गया, जो कि आपका तद्भव शब्द है। घृत आपका संस्कृत भाषा का शब्द है, और इसको परिवर्तित करके हमने घी कहा। कर्ण का मतलब कान से है, ये तत्सम है, यानी कि संस्कृत भाषा का शब्द है, और इसको हमने कान कहा। सत्य आपका तत्सम यानी कि आपके संस्कृत भाषा का शब्द है, और इसको हम सच कहते हैं, तद्भव रूप में ये आपका सच आता है।
अग्नि आपका तत्सम शब्द है और अग्नि को आप आग कहते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, तद्भव शब्द हो जाएगा। चंद्र आपका तत्सम शब्द है और इसी को हम क्या कहते हैं, तद्भव रूप में चांद कहते हैं। तो इस प्रकार से आपने करने क्या है, सारे शब्दों को, तत्सम और तद्भव शब्दों को आपने लिखना है, क्योंकि ये चीजें भी आपको पूछी जाती हैं कि सूर्य का तद्भव रूप क्या है या सोने का तत्सम रूप क्या है। तो चलिए इसको जल्दी से आप लिखिएगा, इसके बाद पढ़ेंगे हम देशज शब्द और कुछ देशज शब्दों को भी हम यहाँ जानेंगे। चलिए जल्दी से आप इसे लिखिएगा। चलिए तो नोट कर लिया आपने। देखिए इसके बाद आपका आता है देशज शब्द, ठीक है। तो देशज का अर्थ क्या होता है, देश में उत्पन्न शब्द को हम कहते हैं देशज शब्द। कुछ शब्द ऐसे हैं जो देश के भिन्न भिन्न क्षेत्रों की आम बोलचाल की भाषा से हिंदी में आ जाते हैं, उन्हें ही हम क्या कहते हैं, देशज शब्द कहते हैं। जैसे कि कुटिया, डिबिया, थैला और पगड़ी, यानी कि कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमारे देश के विभिन्न क्षेत्रों की क्या होती है, आम बोलचाल की जो भाषा होती है, उन शब्दों को हम हिंदी में भी प्रयोग कर लेते हैं, तो ये आपके देशज शब्द कहलाते हैं। अब इसी के विपरीत विदेशी शब्द क्या हो जाएगा, जो शब्द दूसरे देशों की भाषाओं से आकर हिंदी में आकर के उसमें मिल गए हैं, ठीक है। तो उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे कि आप देखिए, उदाहरण जरूर लिखिएगा, डॉक्टर हो गया, रुमाल हो गया, अलमारी हो गया, ये विदेशी शब्द हैं, ठीक है। तो ये थे आपके उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के चार भेद। सबसे पहले आपका तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, शब्द देशज और विदेशी शब्द। तत्सम संस्कृत भाषा के वे शब्द जो ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, वे आपके तत्सम शब्द कहलाते हैं। तद्भव शब्द क्या होते हैं, जो हिंदी भाषा में परिवर्तित रूप में आते हैं। संस्कृत शब्द के ही शब्द हैं ये, संस्कृत भाषा के शब्द, लेकिन हिंदी भाषा में इनको परिवर्तित रूप होता है, थोड़ा सा इनमें परिवर्तन किया जाता है, तब जाकर के ये हिंदी में प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हमने कुछ तत्सम शब्दों को तद्भव में किस प्रकार से उनमें परिवर्तन आया है उनके बारे में भी हमने पढ़ा। देशज शब्द, हमारे देश जो है विभिन्न भाषाओं की जो है से जो है, हमारे देश में विभिन्न जो है भाषाएं हैं, अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, उन्हीं भाषाओं से जो है कुछ शब्द हिंदी में भी प्रयोग किए जाते हैं। अब उन्हीं शब्दों को हम विदेशी शब्द कहेंगे या देशज शब्द कहेंगे, और कुछ विदेशी शब्दों को भी हम हिंदी भाषा में प्रयोग कर लेते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, विदेशी शब्द कहते हैं। अब इसके बाद आपके पास आ जाता है बनावट के आधार पर शब्द का भेद क्या क्या होता है। तो अब आप लिखिएगा, बनावट के आधार पर शब्दों के भेद। तो जैसे आपका उत्पत्ति के आधार पर चार भेद थे, ऐसे ही बनावट के आधार पर भी शब्दों के तीन प्रकार के हैं, या फिर तीन इसके भेद हैं। पहला जो भेद है वो है रूढ़ शब्द, फिर यौगिक शब्द, और तीसरा है आपका योग रूढ़ शब्द। तो इसको आप नोट करिएगा, बनावट के आधार पर शब्द के तीन भेद, पहला रूढ़ शब्द, फिर दूसरा यौगिक शब्द और तीसरा योग रूढ़ शब्द। तो जल्दी से इसे नोट करें ताकि हम इसको आगे कंटिन्यू करें, फिर इनके बारे में डिटेल में जानेंगे, ठीक है। चलिए चलिए, तो इन तीन को आप लिखिएगा। अब देखिए रूढ़ शब्द क्या होते हैं, रूढ़ शब्द क्या होते हैं, अब इनकी बनावट क्या है, इनको बनावट के आधार पर हम पढ़ रहे हैं। तो जिन शब्दों के टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं उन्हें हम रूढ़ शब्द कहते हैं, यानी इन शब्दों के आप टुकड़े नहीं कर पाएंगे। जैसे घर है, बस है, कार है, नाव है, दाल है। अब देखिए, आप घर शब्द को क्या तोड़ सकते हैं, यदि आप इसे तोड़ेंगे तो ये वर्णों में टूटेगा, घ धन रो, या इसको और ज्यादा तोड़ेंगे तो इस प्रकार से ये तो आपका वर्ण में टूटेगा और तब ये शब्द नहीं रहेगा। तो ये शब्द अब आपके तोड़े नहीं जा सकते हैं, इनको यदि आप तोड़ भी लें तो फिर ये आपका क्या हो जाएगा, वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके रूढ़ शब्द कहलाते हैं, अर्थात जिन शब्दों को आप तोड़ नहीं पाएंगे, जिनको आप तोड़ लेने पर आपके पास फिर वो शब्द में नहीं बचेगा, फिर वो आपके क्या हो जाएंगे, वर्ण बन जाएंगे, ठीक है। तो अब शब्द को आप नहीं तोड़ सकते हैं, कोई ऐसा
अर्थ वाला शब्द आपके पास नहीं आ रहा है तो इनको हम रूढ़ शब्द कहते हैं। इसी प्रकार आपका ख यहाँ पर क्या है, यौगिक क्या होते हैं, यौगिक शब्द क्या होते हैं, इसी में हम देख लेते हैं यौगिक शब्द को। चलिए, तो रूढ़ शब्द जिनको आप टुकड़े नहीं कर सकते हैं। अब यौगिक क्या होते हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो दो सार्थक शब्दों से मिलकर बने हैं, जिनके सभी टुकड़ों का अर्थ होता है, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। अब यहाँ पर जैसे आपको पाठशाला दिया है, पाठशाला, अगर आप इस पाठशाला को तोड़ें तो आपको दो सार्थक शब्द मिलेंगे, एक मिलेगा पाठ और दूसरा मिलेगा शाला। तो दोनों ही आपके अर्थ वाले शब्द आपको मिल जाते हैं। इस प्रकार से आप यदि रेलगाड़ी को देखें और इसको फिर तोड़ दें तो रेल आपकी अलग हो जाती है जिसका अपना कोई अर्थ है, और गाड़ी ये आपकी अलग हो जाती है। दोनों ही एक सार्थक अर्थ वाले शब्द हैं, अर्थात ये आपके यौगिक कहलाते हैं। इसी प्रकार से आप जब रसोई घर को तोड़ें, रसोई और घर, तो इसमें आपका रसोई अलग हो जाता है और घर अलग हो जाता है, और दोनों ही आप जानते हैं दोनों ही आपके क्या हैं, दोनों ही शब्द आपके क्या हैं, सार्थक अर्थ वाले हैं। रसोई धन घर, तो ये आपका रसोई घर हो जाएगा। ऐसे ही अन्य शब्द भी, नील और कमल को नील धन कमल, ये दो शब्द आपके क्या हैं, सार्थक अर्थ वाले शब्द हैं। तो यहाँ पर रूढ़ शब्द जिनको आप तोड़ नहीं सकते हैं, यौगिक शब्द जिनको आप दो सार्थक अर्थ वाले शब्दों में तोड़ सकते हैं, यानी कि ऐसे शब्द आपको मिलेंगे जिनके कुछ ना कुछ अर्थ होंगे। तो यहाँ पर ये आपका यौगिक शब्द हो गया है। अब तीसरा यहाँ पर इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, इसको आप ठीक कर दीजिएगा। ये है आपका योग रूढ़ शब्द, योग रूढ़, ये योग है और मैं यहाँ पर रूढ़ लिख दूं, योग रूढ़ शब्द, क्योंकि तीसरा प्रकार आपका किसका है, योग रूढ़ शब्द का है। जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से तो बनते हैं और किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं, यानी कि यदि उनका विशेष अर्थ लिखा जाए तो वो रूढ़ हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए दशानन, ठीक है, इसको आप तोड़ लेंगे, तोड़ करके दो सार्थक अर्थ भी इसके आ जाएंगे। दस और आनंद को दशानन आप लिख सकते हैं, इस प्रकार से आप इसको तोड़ सकते हैं। दस का मतलब दस से होता है और आनंद का मतलब मुख से होता है। इसी प्रकार से पंकज को भी आप तोड़ सकते हैं, पंक धन जौ, तो दोनों का अर्थ भी है, पंक का मतलब कीचड़ से है और जौ का मतलब जन्म से है। लेकिन दस आनंद वाला, इसको हम विशेष अर्थ में इसको रावण कहते हैं, और रावण शब्द कैसा है, रूढ़ शब्द है, इसको आप आगे नहीं तोड़ पाएंगे। तो ऐसे शब्द योग रूढ़ होते हैं, यौगिक तो होते हैं, योग तो आप कर सकते हैं, लेकिन बाद में आप इस विशेष अर्थ में इसको क्या कर देते हैं, ये रूढ़ हो जाता है। ठीक है, कीचड़ में जन्म लेने वाला कमल, और कमल कैसा शब्द है, कमल आपका रूढ़ शब्द है। तो इनको आप यौगिकों की तरह तोड़ भी सकते हैं और इनके दो जो है इसके सार्थक अर्थ भी निकल जाते हैं जिन भी शब्दों को आप तोड़ेंगे। लेकिन एक विशेष अर्थ आप जब देखेंगे तो वो विशेष अर्थ वाला शब्द आपका रूढ़ हो जाता है, अर्थात उसको आप अब तोड़ नहीं पाएंगे। कमल को भी आप तोड़ नहीं पाते हैं, ये भी आपका रूढ़ शब्द है। तो इस प्रकार से आप इसके यौगिक शब्दों के, योग रूढ़ के और रूढ़ शब्दों के उदाहरणों को और साथ में इसकी परिभाषाओं को भी आप लिख लीजिएगा। चलिए, चलिए अब नेक्स्ट है यहाँ पर इसका थर्ड, प्रयोग के आधार। अब देखिए, इससे पहले आपने क्या पढ़ लिया, इससे पहले आपने उत्पत्ति के आधार पर इसके चार भेद, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द, फिर हमने यहाँ उत्पत्ति के आधार पर कर लिया, फिर बनावट के आधार पर रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्द, तीन प्रकार के यहाँ पर हमने इसके बनावट के आधार पर इसका भेद किया। अब देखिए, प्रयोग के आधार पर आप शब्दों को किन किन आधारों पर प्रयोग कर सकते हैं, तो प्रयोग के आधार पर भी शब्द के दो यहाँ पर भेद हुए हैं। पहला है विकारी शब्द और दूसरा है अविकारी शब्द। बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हीं चीजों से आप आगे पढ़ते भी हैं।
ठीक है। तो विकारी और अविकारी शब्द हेडिंग डालिएगा, प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद दो हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। ठीक है, अब जानते हैं विकारी और अविकारी शब्द क्या होते हैं। तो देखिए, जिन शब्दों में लिंग वचन कारक काल या पुरुष के कारण कोई परिवर्तन या विकार आ जाता है, विकारी शब्द कहलाते हैं। जिन शब्दों में लिंग वचन कारक, क्या क्या चीजें, लिंग वचन कारक काल या पुरुष के आधार पर परिवर्तन आ जाता है, विकार आ जाता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं, लड़का खेल रहा है, लड़का खेल रहा है। अब इस लड़का शब्द को आप परिवर्तित कर सकते हैं किस आधार पर, उसके वचन के आधार पर। कितने वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो यहाँ पर लड़के हो गया है, और जब ये परिवर्तित हुआ तो इसके साथ इसकी क्रिया भी बदल गई है, रहा है। ठीक है, तो लड़की पढ़ती है, लड़की पढ़ती है, तो इस लड़की को भी हमने वचन के आधार पर क्या कर दिया है, परिवर्तित कर दिया है, यहाँ लड़कियां आ गई है। और सुनिए, यहाँ पर विकारी शब्द के भी 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, जो आप संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और आपका जो क्रिया है, इनको पढ़ते हैं, ये सभी आपके विकारी शब्द हैं। अर्थात संज्ञा परिवर्तित हो सकती है लिंग वचन या कारक काल के आधार पर, किसी के आधार पर भी परिवर्तित हो सकती है, सर्वनाम परिवर्तित हो सकता है, विशेषण भी परिवर्तित हो सकता है, और साथ में आपकी क्रिया भी बदल सकती है। तो क्रिया काल के आधार पर बदलती है, संज्ञा और सर्वनाम आपका लिंग और वचन के आधार पर बदलती है, और इसी के साथ जब आप संज्ञा सर्वनाम को बदलेंगे तो विशेषण भी तो आप उसी के लिखेंगे, संज्ञा या सर्वनाम की, तो वो भी उन्हीं के साथ बदलेगा। तो ये सभी शब्द आपके बदलने वाले हैं। इसके बाद आपके पास अविकारी शब्द आता है, जिन शब्दों में लिंग वचन कालक कारक काल या पुरुष के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें या तो अविकारी शब्द कहते हैं या उनको अव्यय भी कहा जाता है। जैसे तथा, और, लेकिन, कल शब्द, ये सभी शब्द आपके परिवर्तित नहीं होते हैं, ये सभी शब्द आपके परिवर्तित नहीं होते हैं। देखिए, आप तथा शब्द लिख रहे हैं या और शब्द लिख रहे हैं, ये किसी के आधार पर भी परिवर्तित नहीं होगा, ये हमेशा अव्ययी रहेगा। इस टॉपिक को हम अलग से भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ हम कहाँ से ये शब्द आए हैं इसको पढ़ रहे हैं। विकारी शब्दों को भी पढ़ेंगे, जिसमें आपने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया आप पढ़ चुके हैं। अविकारी शब्द भी आप पढ़ेंगे, जिसमें आपका इसके भी 4 प्रकार हैं। क्रिया विशेषण, ये परिवर्तित नहीं होती है, संबंध बोधक, ये भी आपकी परिवर्तित नहीं होती है, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, ये 4 इसके भी प्रकार हैं। तो इनको आप नोट करें कि अविकारी और विकारी शब्द क्या होते हैं। तो यहाँ हमने शब्द के बारे में डिटेल में पढ़ा कि शब्द क्या होते हैं, शब्द के कितने भेद हैं, किस किस आधार पर शब्दों को आप बांट सकते हैं, उनके भेद कर सकते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर, बनावट के आधार पर और प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद हुए हैं। उत्पत्ति के आधार पर 4 भेद, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। उसके बाद बनावट के आधार पर इसके योग, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, और साथ में अब प्रयोग के आधार पर विकारी और अविकारी शब्द के 2 भेद हुए हैं। और विकारी शब्दों के भी यहाँ पर 4 प्रकार हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अविकारी शब्द के भी 4 प्रकार हैं, क्रिया विशेषण आपका हो जाता है, दूसरा आपका संबंध बोधक आ जाता है, विस्मयादि बोधक आपका आ जाता है, और इसके बाद आपका समुच्चय बोधक शब्द, ये 4 इसके अंतर्गत आ जाते हैं। तो इसी के साथ हमने शब्द को विचार पढ़ा, शब्द के भेद किस प्रकार से हुए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।